अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लेम्स थ्योरम को। और मुझे यकीन है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने लैम्ब्डा म्यू थ्योरम और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेम्स थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्स में आपसे ये थ्योरम इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव लेम्स थ्योरम। तो यहाँ पे आपको फिर स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगी और उसका प्रूफ तो ऑब्वियसली आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि लेम्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरम। थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी स्टेटमेंट को लेके। तो स्टेटमेंट में देखें वो आपको कह रहा है कि इफ अ पार्टिकल इज इन एक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस देन द फोर्सेस आर कोप्लेनर। यहाँ तक देखें जी एक बात है, वो क्या कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल एक्विलिब्रियम की हालत में हो और उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट करें तो वो जो फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करेंगी वो फोर्सेस कोप्लेनर होंगी। और अगली बात अब वो आगे क्या कह रहा है कि एंड ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। इसको कुछ इस तरह से समझे कि अगर आपके पास तीन फोर्सेस हो F1, F2 और F3, तो इस नेक्स्ट वाली बात में वो आपको ये बात कह रहा है कि हर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब अगर फर्ज करें आप उसमें F1 फोर्स लेते हैं, उस फोर्स का F1 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बाकी दोनों फोर्सेस मतलब F2 और F3 में जो साइन ऑफ एंगल बन रहा है उस साइन ऑफ एंगल के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा जी। कुल मिला के इस स्टेटमेंट में आपसे वो दो बातें पूछ रहा है। सबसे पहली बात वो आपको ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम की हालत में हो तो उसके ऊपर जो भी एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो फोर्सेस कोप्लेनर होंगी, कोप्लेनर के अलावा नहीं होंगी। एक तो ये बात आपने बतानी है और नेक्स्ट वाली बात मैंने आपको अभी समझा दी है। तो अब इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखिए क्योंकि हमें गिवन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो इक्विलिब्रियम की हालत में पार्टिकल हो तो हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है जी जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हम उसी का इस्तेमाल करेंगे कि लेट F1, F2 एंड F3 एक्ट एट अ पॉइंट O एंड आर इन इक्विलिब्रियम, देन F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, हमारे पास जीरो हो जाएगा। ये क्यों जीरो हुआ ये मैंने खुद से नहीं लिखा, हमें ये गिवन है कि पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम की हालत में है। और अगर पार्टिकल हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में होगा तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं, वो जीरो के इक्वल होती हैं। तो वहां से ही आपने लिखा है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करें जी, डॉट प्रोडक्ट ले ले इक्वेशन नंबर 1 का F2 क्रॉस F3 के साथ। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर, के आपने एक फोर्स का बाकी दोनों फोर्सेस के साथ क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, और उससे पहले आपने उसे क्या करना है, कोप्लेनर। तो यहाँ पे आपने क्या किया जी, दो फोर्सेस के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ये जो आपके पास एक फर्ज कर ले कि एक सिंगल फोर्स है, उस फोर्स के साथ आपने क्या ले लेना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। या इसमें ज्यादा आप डीप ना जाए, सिंपली आप क्या कहेंगे जी, इक्वेशन नंबर 1 को आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया F2 क्रॉस F3 के साथ। तो जब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि F1 डॉट F2 क्रॉस F3 प्लस F2 डॉट F2 क्रॉस F3 प्लस F3 डॉट F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमें पता है, हमने वेक्टर्स में स्टडी किया हुआ है कि अगर आपके पास हो A डॉट A क्रॉस B तो वो आपके पास क्या हो जाता है, जीरो। इसी तरह अगर आपके पास हो A डॉट A क्रॉस B तो वो भी आपके पास क्या हो जाता है जी, जीरो। मतलब अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं उनमें अगर आपके पास डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है और वो उनमें कोई दो फोर्सेस सेम हो तो वो आपस में क्या हो जाती हैं जी, जीरो हो जाती हैं। क्योंकि यू नो डैट कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये इंटरचेंजेबल होती हैं। तो यहाँ से आप F2 को, अगर F3 को आप बाहर ले जाओ और F2 को अंदर ले जाए तो आपको पता है कि सेम फोर्सेस का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इस वजह से ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, F1 डॉट F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू जीरो। और इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस फॉर्म में लिखें तब भी वही बात है और इस फॉर्म में लिखें तब भी वही बात है। इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो, विच शोज दैट द फोर्सेस आर कोप्लेनर। यहां से हमें पता मालूम हो गया कि फोर्सेस क्या है, कोप्लेनर है। ठीक, अब इससे जो नेक्स्ट वाली बात वो कह रहा है अब हम उसे प्रूफ करने वाले। अब उसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे
F3 के साथ। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि F3 के साथ ही क्यों करना है जी, F1 और F2 के साथ कर सकते हैं, से भी कर सकते हैं। तो जी कर सकते हैं, आप F1 के साथ भी कर सकते हैं, आप F2 के साथ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे सूटेबल लगा कि F3 के साथ आपको समझा दूँ, तो मैंने F3 के साथ इसे कर दिया। तो क्या करेंगे जी, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद F3 यू विल गेट F1 प्लस F2 प्लस F3 क्रॉस F3। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा F1 क्रॉस F3 प्लस F2 क्रॉस F3 प्लस F3 क्रॉस F3। तो यहाँ पे आपको पता है कि सेम फोर्सेस के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा आपको रिजल्ट में 0 देता है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ F1 क्रॉस F3 ये प्लस था, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। यू नो डैट कि आप उस वक्त तक क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कंप्यूट कर सकते जब तक आप उसका मॉड ना ले लें। तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, तो F1 क्रॉस F3 इज इक्वल टू F2 क्रॉस F3। नाउ यू नो डैट के दो फोर्सेस के दरमियान जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से लिखते हैं, F1 F3। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F3 यू। तो यहाँ आपके पास क्या है, बीटा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, F1 F3 साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली F2 क्रॉस F3, अब देखें इन F2 और F3 के दरमियान आपके पास एंगल क्या है, अल्फा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, F2 F3 साइन ऑफ अल्फा। नाउ यहाँ पे F3 दोनों में कॉमन फोर्स है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। साइन ऑफ अल्फा डिवाइड कर दें F1 के साथ, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है, इस वजह से ये काम करेंगे। और साइन ऑफ बीटा जो है वो F2 से आप डिवाइड कर दें। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। Similarly, by taking cross product of equation number 1 with F1, you will get the result F2 divide sine of beta is equal to F3 sine of gamma. So from equation number 2 and 3, you will get F1 divide sine of alpha is equal to F2 divide sine of beta is equal to F3 divide sine of gamma, which shows that each force has magnitude. आगे आपने वही सारी statement लिख देनी है proportional to the sine of angle between the two forces. जी तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। अब हम इस थ्योरम के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लेमिस थ्योरम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें वो हमें कह रहा है कि 3 फोर्सेज P, Q and R acting at a point or in equilibrium and the angle between P and Q is double the angle between P and R. Prove that R square is equal to Q into Q minus P. वेरी सिंपल क्वेश्चन। वही जिस तरह से आपको लेमिस थ्योरम में एक स्टेटमेंट दी हुई थी, इसमें भी सेम टू सेम वही स्टेटमेंट है, बस इसमें थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट कर दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि 3 फोर्सेस P, Q and R acting at a point are in equilibrium and the angle between P and Q is double of the angle between P and R। कि 3 फोर्सेस जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है और वो फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में। तो जाहिर है अगर वो इक्विलिब्रियम की हालत में तो P प्लस Q प्लस R वो 0 के इक्वल होने वाला है। आगे वो क्या कह रहा है कि P और Q के दरमियान जो एंगल बन रहा है, मतलब P और Q के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो P और R के दरमियान बनने वाले एंगल से डबल है। मतलब अगर P और R के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, तो P और Q के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 2 थीटा होगा। तो यकीनन फिर जो यहाँ पे Q और R के दरमियान एंगल बनेगा वो क्या होगा, 2 पाई माइनस 3 थीटा। अब ये 2 पाई माइनस 3 थीटा ये किस तरह से हुआ है, ये आपने मुझे ग्रुप में बताना है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका जवाब मालूम होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपने ये बात प्रूव करनी है कि R स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू Q माइनस P। तो लेट एंगल बिटवीन P एंड Q इज थीटा and the angle between P and Q is 2 theta according to the given statement of the question। वहीं से मैंने लिखा है, मैंने ये अपनी तरफ से नहीं लिखा। Since the forces are in equilibrium, therefore by Lami's theorem अब हम क्या करेंगे, Lami's theorem का इस्तेमाल करेंगे। Lami's theorem में आपके पास क्या था, P divided sin of alpha is equal to Q divided sin of beta is equal to R divided sin of gamma। तो यहाँ पे P divided sin of आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस 3 थीटा के P के अलावा। यही मैंने इसके नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि क्या था वहां पे लेमिस थ्योरम क्या था कि P के अलावा आपके पास जो 2 फोर्सेस हैं उन 2 फोर्सेस के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ आपने लिखना है, वो उस एंगल के प्रोपोर्शनल, साइन ऑफ एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। तो P ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस 3 थीटा क्यों है,
क्योंकि P तो यहाँ पे हो गया, R और Q के दरमियान आपने देखना है कि कौन सा एंगल बन रहा है, विच इज 2 पाई माइनस 3 थीटा। अब Q के नीचे साइन ऑफ थीटा क्यों आया, क्योंकि आपने क्या करना है, Q वाला एंगल आपने छोड़ देना है और आपने देखना है Q के अलावा बाकी कौन सी दो फोर्सेज हैं, P और R है। P और R के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, थीटा, तो आपने क्या लिख दिया, साइन थीटा। इसी तरह R है, R डिवाइड साइन 2 थीटा, ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपने R वाली फोर्स के अलावा देखना है कौन सी दो फोर्सेज है, वो क्या है, P और Q, और P और Q के दरमियान क्या एंगल बन रहा है आपके पास 2 थीटा, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, साइन ऑफ 2 थीटा। जी, मुश्किल हमारी सबसे बड़ी जो है वो हल हो चुकी है। ये स्टेप आपको आपके लिए समझना जरूरी था, क्योंकि स्टूडेंट्स ये करते हैं कि P डिवाइड्स, यहाँ पे देखते हैं कि जी P के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा, तो इधर थीटा लिख देते हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ से गलत कर देते हैं। तो यहाँ आपने ये गलती नहीं करनी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने P फोर्स के साथ आपने क्या लिखना है, P डिवाइड साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल आपने वो लिखना है जो P के अलावा दो फोर्सेस के दरमियान एंगल बन रहा होगा। इसी तरह Q डिवाइड साइन ऑफ, यहाँ आपने एंगल वो लिखना है जो Q के अलावा बाकी दो फोर्सेस के दरमियान में एंगल होगा, वो वाला एंगल लिखना है आपने। तो अब आगे मूव करते हैं, अब इसे जरा सॉल्व कर लेंगे। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, यू नो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पे फार्मूला लगाएं, या आप अगर इसे डायरेक्ट क्वाड्रेंट सिस्टम के थ्रू हल करें, 2 पाई के केस में साइन आपके पास, मतलब फंक्शन आपके पास चेंज नहीं होता, तो ये आपके पास आ जाएगा एज इट इज साइन ऑफ 3 थीटा एंड साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा जो है ये अपोजिट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ आप कोशिश करें कि आप इसके ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं। इज इक्वल टू Q साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू R साइन 2 थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आप क्या करें जी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, माइनस P साइन थीटा इज इक्वल टू Q साइन 3 थीटा। नाउ इसे आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा P साइन थीटा प्लस Q साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में आप अभी यहाँ पे साइन 3 थीटा, इसका फार्मूला ओपन करें, यू नो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास साइन थीटा कॉमन था, आपने साइन थीटा कॉमन बाहर ले लिया, आपके पास अंदर आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ पे भी साइन थीटा कॉमन है, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉमन फंक्शन आपके पास आ रहा है, तो डिवाइडिंग बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट P प्लस Q 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इसका फार्मूला ओपन करें तो यू विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1, इसको तरतीब से लिख लेंगे तो आपके पास आ जाएगा P प्लस Q 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आप मालूम कर लें तो आपका मामला सारा हल हो जाएगा। तो उस वैल्यू को मालूम करने के लिए हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 की तरफ आए, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हम इन तीनों में से कोई से भी दो फंक्शन, कोई से भी दो फोर्सेस यहाँ से ले सकते हैं। तो आपने ले ली फोर्सेस Q साइन थीटा इज इक्वल टू R साइन 2 थीटा, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा Q साइन 2 थीटा इज इक्वल टू R साइन ऑफ थीटा। नाउ यू नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपके पास साइन और साइन एक कॉमन फंक्शन है, डिवाइडिंग बाय साइन ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट 2Q cos थीटा इज इक्वल टू R एंड नाउ cos थीटा इज इक्वल टू R डिवाइड्स 2Q। अब जी हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई है, तो इस cos थीटा की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो यू विल गेट P प्लस Q 4 R डिवाइडेड बाय 2Q होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 आने वाला था तो मैंने इसको, स्पेस कम थी इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई किया। यहाँ से आगे आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इस पूरे क्वेश्चन को आप नोट कर लें। नोट करने के बाद यहाँ से इससे बाद आपने सारा का सारा सिंप्लीफाई कर लेना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके मजीद क्वेश्चन के बारे में भी बात करते हैं और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपने स्टूडेंट्स खुद सॉल्व कर लेना है। आई होप कि आपको लेमस थ्योरम और इस क्वेश्चन नंबर 12 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।